नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। उत्तराखंड की खबरों से पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी ने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। तो ये एक आप नया शब्द आज सुनेंगे, तमंचावाद का जिक्र हो रहा है। और अब देखिए, ये जो ट्वीट है, इसके बाद जो रिएक्शंस आएंगे वो भी आप जरूर देखिएगा। तमंचावादी कहकर निशाना साधा है। तो कुछ शब्द इन दिनों बहुत ज्यादा आपको सुनाई देंगे, जिसमें हम अपराधी, गुंडा, माफिया, और अब ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं दोस्त लगता है। तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और अब देखिए अखिलेश यादव क्या इस पर कोई जवाब देते हैं, या फिर पार्टी का कोई और प्रवक्ता, या फिर समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल पेज है उस पर कोई जवाब आता है। हम जरूर इस पर नजर रखेंगे। उत्तराखंड की खबरों की बात करें, बेहद दिलचस्प उत्तराखंड में भी हो रहा है। कांग्रेस ने कल अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। सबसे बड़ा नाम हरीश रावत का था उस लिस्ट में। हरीश रावत रामनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वैसे कल ऑडियो भी आ गया था। कुल मिलाकर 11 प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है, जिसमें हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति का भी नाम है। संभावना थी ही, लैंसडाउन सीट से अनुकृति रावत चुनाव लड़ेंगी। चर्चा भी थी इसी सीट से। इनके अलावा दूसरी लिस्ट का अगर हम जिक्र करें, देहरादून कैंट से सूर्यकांत धुस्माना, डोईवाला से मोहित उनियाल शर्मा, ऋषिकेश से जयेंद्र रमोला, ज्वालापुर से बरखा रानी, हरिद्वार की झबड़ेरा सीट से वीरेंद्र जाति, खानपुर से सुभाष चौधरी, लक्सर से अंतरिक्ष सैनी, नैनीताल की लालकुआं सीट से संध्या डालाकोटी, कालाडूंगी से महेंद्र पाल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा नरेंद्र नगर, टिहरी, सल्ट, हरिद्वार, ग्रामीण, रुड़की, चौबट्टा खाल पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत की सीट पर सस्पेंस जो है वो बरकरार है। आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में भी हरक सिंह का नाम नहीं है। हालांकि 6 सीटों पर ऐलान नहीं हुआ है, हो सकता है इसमें से कोई एक हो। अभी टिकट की संभावनाएं बनी हुई है। हरक सिंह का कहना है कि वो पार्टी नेतृत्व के फैसले के साथ जाएंगे। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा तो लड़ेंगे। उनका आधार एक नहीं बल्कि राज्य की 35 सीटों पर है, वो ये कह रहे हैं। पार्टी कहेगी कि चौबट्टा खाल लड़ना है, मैं चौबट्टा खाल लड़ूंगा। पार्टी कहेगी त्रिवेंद्र भाई के खिलाफ, हालांकि त्रिवेंद्र भाई पहले ही छोड़ के मैदान चले गए, लेकिन अगर त्रिवेंद्र भाई के खिलाफ मोर्चे पे लगाएगी, मैं वहां लड़ लूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से पार्टी लड़ाएगी। नहीं लड़ाएगी, देखिए नहीं भी लड़ाएगी तो भी मैं पूरे प्रदेश में काम करूंगा। मुझे कहीं एक जगह से चुनाव लड़ाएगी तो भी मैं केवल अपनी विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं करूंगा, पूरे प्रदेश में काम करूंगा। और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं बड़ी बड़ी बातें करने का आदी नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है कि 1000 वोट से लेकर। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। चुनाव लड़ने पर आज फैसला लेंगे रणजीत रावत। रामनगर से टिकट न मिलने से नाराज हो गए हैं। रामनगर से कांग्रेस ने हरीश रावत को उम्मीदवार बना दिया। अब पार्टी छोड़कर निर्दलीय लड़ सकते हैं रणजीत रावत। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं रणजीत। सल्ट से रणजीत रावत के बेटे विक्रम ने किया निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। तो आज देखिए स्थिति क्या है। एक वो दौर था जब रणजीत रावत और हरीश रावत बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आज आमने सामने, अब एक को टिकट मिली, एक को नहीं, तो दूसरा नाराज है। हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट के बाद बवाल हो चुका है। टिकट न मिलने से नाराज कई नेता कालाडूंगी, लालकुआं, रामनगर में बगावत का डर अब बढ़ा रहे हैं। कालाडूंगी से टिकट के प्रबल दावेदार महेश शर्मा ने महापंचायत बुलाई है। पूर्व मंत्री लालकुआं से हरीश दुर्गापाल ने भी बुलाई समर्थकों की बैठक। 2012 में हरीश दुर्गापाल निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। लालकुआं से ही कांग्रेस उम्मीदवार हरेंद्र बोरा ने बुलाई बैठक, खुली बैठक। सभी नाराज नेता बता रहे हैं टिकट के फैसले को गलत। तो जिन्हें मिला वो तो खुश हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मिला वो तैयार हैं निर्दलीय ताल ठोकने के लिए। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, पहले तो ये था कि भाई हरीश रावत का नाम नहीं है,
अब नाम आया हरक रावत का, फिर भी नहीं है, हम उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन इस नाम के साथ विवाद भी आया है, डर भी आया है और अंतर्कलह जो होती है और फिर पार्टी अपने ही प्रत्याशी को कैसे हराया जाता है, सब अब इस एक नाम से नजर आने लगा है। हरीश रावत सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस में, ये बात साफ है, और हरीश रावत पूर्व सीएम रह चुके हैं, ये भी बात साफ है। अगर 2022 में कांग्रेस यहां पर आती है तो हरीश रावत जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार यहां पर होंगे, माफी दावेदार यहां पर होंगे। पार्टी चुनेगी नहीं चुनेगी वो बात का विषय है, लेकिन 73 साल के हरीश रावत रामनगर में जाके इलेक्शन लड़ेंगे, उस गढ़ में जहां पर रणजीत रावत ने पिछले 5 साल में मेहनत की है। और जो बात आपने अब तक कही कि रणजीत रावत और हरीश रावत की बहुत गहरी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन आज उसी दुश्मन के गढ़ में जाकर आप उसे अगर ललकारते हैं तो वहां पर आपके लिए परिणाम क्या होंगे, यह हरीश रावत ने शायद कैलकुलेट किया होगा कि क्या यहां पर स्थितियां मेरे सामने आ सकती हैं। अब अगर रणजीत रावत रामनगर से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो एक तो पार्टी छोड़नी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा, जाहिर तौर पर कार्रवाई होगी, और ऐसे में क्या हरीश रावत वहां पर अपनी सीट बचा पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि हरीश रावत के लिए ये डू और डाई का इलेक्शन है। कांग्रेस के लिए स्टेट में डू और डाई का इलेक्शन है। 11 सीटें 2017 में आई थी, इस बार अगर आपको 36 के आंकड़े को छूना है तो आपको अगर मुख्यमंत्री बनना है तो आपको भी जीतना है और पार्टी को 36 सीटें भी दिलवानी है। तो एक एक सीट पर अगर लड़ाई इस तरीके से होगी, बागी लोग होंगे, तो बहुत बड़ी मुश्किल यहां कांग्रेस के सामने होने वाली है। और कल की जिस तरह सीटों के बाद आज जो खबरें आ रही है लाल कुआं काला ढूंगी जगह जगह से, तो कांग्रेस के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ी टेंशन होने वाली है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है जीनत कि रणजीत रावत का फैसला क्या होगा, क्या वो अपने राजनीतिक गुरु के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे या फिर कुछ नया कोई कदम उठाएंगे? बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही कि राजनीतिक गुरु का जिक्र किया, क्योंकि कई ऐसी परिस्थितियां आई जब ये माना जा रहा है कि हरीश रावत खड़े रहे हैं रणजीत रावत के लिए। अब चर्चा है कि वो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, लेकिन टाइम क्या इतना बचा है? और मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी दीपांकर, पार्टी ने भी कोई कैलकुलेशन की होगी, और हरीश रावत अगर इसी सीट को चुन रहे हैं तो कोई मैसेज भी होता है, आप आसपास के क्षेत्र पर प्रभाव डालते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्या छुपा हुआ है ऐसा, ये हमारे दर्शकों को समझाइए। जीनत, एक बड़ा मैसेज ये है रामनगर से इलेक्शन लड़ने का। रामनगर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में आता है और उससे लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के ठीक बॉर्डर पर हरीश रावत का गांव है जो अल्मोड़ा में आता है, मोहनरी। तो माना जा रहा है कि हरीश रावत कहीं ना कहीं एक गांव से जुड़ाव का मैसेज यहां पर देना चाहते हैं। रामनगर सीट आप ऐसी समझिए जैसे हल्द्वानी कोटद्वार सीट है, थोड़ी सी तराई है, थोड़ा सा पहाड़, तो वो मैसेज भी यहां पर हरीश रावत का रहेगा। हरीश रावत को लगता है कि कुमाऊं का जो सेंटीमेंट है वो उसका गढ़ क्योंकि हल्द्वानी और रामनगर है, तो वो सेंटीमेंट कहीं उनके फायदे में जा सकता है। लेकिन आपको अपनी ही पार्टी के माफ कीजिए बड़े नेता से अगर बगावत वहां पर उसकी सामने आएगी और वो आपके खिलाफ खड़ा होगा, तो फिर आपने क्या कैलकुलेशन किया है? क्या हरीश रावत पूरे कैलकुलेटिव मूव के साथ वहां पर गए? क्या वोट, मुस्लिम वोट कितना है, दलित वोट कितना है, बीजेपी कितना वोट कैच करेगी, कांग्रेस का जो कैडर वोट है वो कितना कांग्रेस के पास आएगा? अगर हरीश रावत ने सब कैलकुलेट किया तो एक अलग विषय है, लेकिन जो अभी तक विश्लेषक मानते हैं कि हरीश रावत ने एक बहुत टफ सीट अपने लिए चुन ली है, वो भी अपने दुश्मन के गढ़ में जाके आप कहते हैं कि मैं वहां इलेक्शन लड़ूंगा, तो ये बहुत बड़ा रिस्क हरीश रावत के लाइफ का होगा। क्योंकि इसके बाद अगले 5 साल में अगर कांग्रेस नहीं आती है तो 5 साल बाद हरीश रावत 78 या 79 साल के होंगे, तब राजनीति की परिस्थितियां क्या होंगी बहुत अलग है। तो अब ये बहुत कैलकुलेशन है अभी जीनत। अब दो बातें होती हैं, टफ सीट चुन के क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हैं हर तरह की चुनौतियां फेस करने के लिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं अब ये सीट आप आराम से निकालेंगे और यहां ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप फिर पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार कर लेंगे। कई चीजें। बहुत शुक्रिया दीपांकर, ये चर्चा तो लंबे समय तक चलती रहेगी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार सभी को है और अब खबर है कि 26 जनवरी को बीजेपी की अगली लिस्ट आएगी जिसमें 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। देहरादून में मीटिंग के बाद बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी फाइनल डाटा लेकर दिल्ली पहुंच गए। खबर है कि बीजेपी में डोईवाला, कोटद्वार और झबरेड़ा सीट पर दरअसल पेंच फंसा हुआ है। कोटद्वार में बीजेपी को खोजकर भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा, डोईवाला में नए चेहरे की तलाश हो रही है, झबरेड़ा में एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि बीजेपी तो कहती है कि खास रणनीति के तहत लिस्ट को लेट जो है हम कर रहे हैं। में चर्चा होनी बाकी थी, कुछ देशकाल परिस्थिति के अनुरूप उस पर जल्दी ही आज या कल में चर्चा हो गई, वो सूची बाहर आ जाएगी। वो स्ट्रेटजी के अनुसार हम कुछ सोच रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के हम सतत संपर्क में है। मैं, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सब हम संपर्क में है और हमारा लगभग इसमें तय है। लेकिन
हमको कुछ स्ट्रेटजी बनाना रहता है, वो सब देखते हुए हमने डेलिबरेटली हम डिले कर रहे हैं, तो इसलिए आ जाएगा, एक आध दिन में आ जाएगा। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का नामांकन आज हरिद्वार सीट से वो नामांकन दाखिल करेंगे। दोपहर 12 बजे जो है नामांकन वो दाखिल करने वाले हैं। सीएम धामी नामांकन में शामिल हो सकते हैं। 4 बार के विधायक रहे हैं मदन कौशिक। और ये बात सही है कि जब नामांकन में बड़े चेहरे शामिल होते हैं तो मैसेज देने की भी एक कोशिश होती है। तो 12 बजे का वक्त जो है दरअसल तय हुआ है। उधर देहरादून कैंट विधानसभा से बीजेपी के दिवंगत विधायक हरबंश कपूर की पत्नी सविता कपूर चुनाव मैदान में है। कल नॉमिनेशन के बाद सविता कपूर ने अपने चुनाव ऑफिस का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर धामी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद रहे। और लगातार पूरे प्रदेश के अंदर सभी जगह कार्यालय खुल रहे हैं और एकमत होकर लोगों का उत्साह है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं और इस कैंट विधानसभा से भी सविता कपूर जी को भारी मतों से जिताएंगे। और ये कहूं कि संगठन को खड़ा करने में जो हमारी प्रत्याशी हैं सविता कपूर जी, उनका बड़ा भारी योगदान है। पुराने लोग इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मैंने उस समय देखा जब कार्यकर्ताओं का बहुत अभाव होता था। बीजेपी ने किच्छा विधानसभा से सिटिंग विधायक राजेश शुक्ला को टिकट दिया है, जिसके बाद टिकट के दावेदार रहे अजय तिवारी ने बगावत का बिगुल फूंकते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। किच्छा सीट पर राजेश शुक्ला लगातार 2 बार से विधायक हैं। इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, लेकिन राजेश के खिलाफ अपनों के ही विरोध के स्वर उभरने लगे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष गफ्फार खान ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर राजेश की खिलाफत की है। उन्होंने राजेश पर मुसलमानों पर गलत टिप्पणी का आरोप लगाते हुए चुनाव में समर्थन से इनकार किया। वहीं जिला बदर किए गए एक दावेदार श्रीकांत राठौड़ के समर्थक राजेश से खफा हैं। इसके साथ ही टिकट नहीं मिलने से नाराज युवा दावेदार अजय तिवारी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि चुनाव निर्दल लड़ूंगा और मजबूती से लड़ूंगा और जीत के दिखाऊंगा कि जनता किसके साथ है और कार्यकर्ता किसके साथ है, जनभावना किसके साथ है। और 10 साल जो मैंने सेवा की है, जो निस्वार्थ भाव से, उस सेवा के फल पे मुझे जनता यहाँ का विधायक बनाएगी। किच्छा सीट पर कांग्रेस ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ और आम आदमी पार्टी ने कुलवंत सिंह को टिकट दिया है। बीजेपी प्रत्याशी और सिटिंग विधायक राजेश शुक्ला के पास हैट्रिक का मौका है। ऐसा कोई विरोध के स्वर तो नहीं सुनाई दिए। अब टिकट मांगने का तो सभी को हक है, टिकट सब मांगते हैं, टिकट किसी एक को मिलता है और जिसको मिलता है उसको सब मिलकर लड़ाते हैं। यही भाजपा की परंपरा है और मुझे लगता है कि मेरे सब साथी इसका निर्वहन करेंगे। जो लोग नाराज हैं, मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई, उनके पास जाऊँगा, मनाऊँगा, उनके हाथ पैर जोड़ूंगा, अपनी गलती होगी तो मानूंगा और उनको साथ लेकर चलूंगा। किच्छा में टिकट घोषित होने के बाद बीजेपी में असंतोष के स्वर उठ रहे हैं। अगर समय रहते डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया तो बीजेपी प्रत्याशी की राह और कठिन हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए किच्छा से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। बाजपुर सीट पर यशपाल आर्य की मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन यशपाल आर्य ये मानने को तैयार ही नहीं। यशपाल के मुताबिक बीजेपी सरकार में मंत्री रहते हुए भी उन्होंने कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए विरोध किया था। इस वक्त किसान आंदोलन पूरे देश में, पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से चल रहा था, उस वक्त भी मैं किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा और इसके साक्ष्य सबके सामने है। नैनीताल से बीजेपी की प्रत्याशी सरिता आर्य पर एक बार फिर से फर्जी जाति प्रमाण पत्र का आरोप लगा है, जिस पर सरिता आर्य ने सफाई दी। सरिता आर्य का कहना है कि उन्होंने इसी प्रमाण पत्र पर 5 चुनाव लड़े हैं और हाईकोर्ट भी उन्हें राहत दे चुका है। साथ ही सरिता आर्य ने कहा, बीजेपी में ही शामिल कुछ लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ मानहानि का केस करूंगी। तो ये कहूँगी कि जो अपोजिशन है वो है और कोई भी इसमें खेल हो सकता है मेरे प्रति। मैं इसमें अभी स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन जो आदमी जिसने ये प्रार्थना पत्र वहाँ दिया है
रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस द्वारा जखोली प्रमुख प्रदीप थपलियाल को टिकट देने पर कई बड़े कांग्रेसियों ने बगावती सुर दिखाए हैं। बागियों ने पूर्व मंत्री मातवर सिंह कंडारी को अपना निर्दलीय उम्मीदवार घोषित कर चुनाव लड़ाने का ऐलान किया। कांग्रेस नेताओं ने पिछले चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के विरोध में चुनाव लड़ने वाले प्रदीप थपलियाल को टिकट देने पर नाराजगी जाहिर की। ऐसा संभव नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।